हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों आज हम लोग कुछ Q&A वीडियो करने वाले हैं अब हमारे सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि बहुत टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ अलग अलग कंटेंट के ऊपर और बच्चों के कमेंट बॉक्स में बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल आ जाते हैं। दो मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाई करने का, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और फिर मैं हर जगह उस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाता और बच्चे भी सारे कमेंट्स नहीं पढ़ते जिससे कि उनको रिप्लाई किसी और के क्वेश्चन में अपने जवाब का मिल जाए। तो इसलिए मैं हर साल, पिछली बार भी मैंने Q&A एक वीडियो बनाया था, इस साल भी 22 की प्रिपरेशन के लिए मैं Q&A वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को कमेंट बॉक्स पे आए हुए सवाल और बाकी आपके द्वारा अलग अलग मीडियम्स पे, चाहे वो मेल हो या कम्युनिटी पोस्ट हो या फिर किसी भी और तरीके से पूछे गए सवाल हैं, उनके जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने जाने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखें कि क्या पता इतने सारे सवालों में से कोई एक सवाल शायद आपका भी हो जो आंसर हो जाए। तो दोस्तों आइए बिना किसी समय को बर्बाद करे शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये Q&A वीडियो। सबसे पहला सवाल जो ज़्यादा मुझे इस समय मिल रहा है बहुत सारे मीडियम्स पे, वो है फॉर्म में मिस्टेक का। तो दोस्तों फॉर्म में मिस्टेक, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उन लोगों ने मिस्टेक कर दी है और सर अब मैं क्या करूं। कुछ मिस्टेक्स तो मैंने सुनी है जो बहुत सीवियर भी थी, जहां पे मार्क्स का कैलकुलेशन गलत कर दिया था, तो कुछ जगहों पे ऐसा था कि यूनिवर्सिटी गलत चूज़ कर ली थी। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स के बारे में मुझको बच्चों ने पूछा था। दो मैं आप लोगों को बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एक बार ये विंडो जब आप एग्जामिनेशन दोबारा दे देते हैं और आपका नाम आ जाता है शॉर्टलिस्ट होके, मतलब जब आपके मार्क्स आ जाते हैं स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में, तो DU-LLB आपको, जो DU की वेबसाइट है, वो आपको मार्क्स और कुछ चीज़ें और अपलोड करने का एक मौका और देती है, अपने जो डॉक्यूमेंट के क्रेडेंशियल्स उन्हें चेक करने का एक मौका और देती है। तो आप तब उसको ठीक कर सकते हैं। मगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेरी ऐसी है या फिर अब इन्होंने अगर पैटर्न चेंज कर दिया हो अपडेशन का, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पे ये नंबर्स आ गए होंगे। आप मेल भी कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के pg@admission.du.ac.in पर, नहीं तो ये 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 01140759000, 01169227700, 01127666073। तो 3 लैंडलाइन नंबर्स हैं, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर रह रहे हैं, अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका ही भला है इसमें, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आके एडमिशन ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एडमिशन, जो डीन ऑफ एडमिशन है, उनकी ब्रांच आप जा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के सामने जो VC कैंपस है उसी के अंदर है वो, और वहाँ पे जाके आप उनके स्टाफ से भी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग दिल्ली के बाहर रहते हैं तो ये मैंने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स आपको दे दिए हैं। फ़ोन नंबर में अगर आपका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो आप उनसे कॉरस्पॉन्डिंग फ़ोन नंबर भी ले लिया कीजिए दूसरे डिपार्टमेंट का, जहाँ पे आपको हेल्प हो जाए। बाकी अगर कोई क्वेरी ऐसी है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप मुझे भी मेल लिख सकते हैं। आई हैव फ्यू पीपल इन यूनिवर्सिटी, आई विल आस्क देम, बट स्टिल मेरे लिए वन ऑन वन फॉलोअप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आई हैड मेड श्योर कि मैं आपको भी कुछ नंबर्स और ईमेल आईडीज दे दूं। प्लस अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप विजिट करके वहाँ पे एडमिशन ब्रांच में भी अपने क्वेश्चन की क्वेरी, जो भी आपका क्वेरी और क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कॉलेज का रिजल्ट अगर मेरा तब तक नहीं आया तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को आपका कॉलेज का रिजल्ट कम से कम अगस्त तक तो आ ही जाना चाहिए अगर आप DU-LLB के बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से DU-LLB का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई एंड और अगस्त में होने वाला है। तो उसके बाद भी 1 महीना के अंदर ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर तक में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना DU-LLB का कोर्स स्टार्ट कर देगी पढ़ाना, और तब तक आपका रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। और इस समय जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल ईयर जो चल रहा है, वो सारे के सारे इसी शेड्यूल के आसपास चल रहे हैं। अगस्त और जुलाई तक सब मैक्सिमम वाइंड अप कर देंगे अपने एग्जामिनेशन और सिलेबस को, क्योंकि हमारा CBSE जो है वो भी धीरे से ट्रैक पे आ चुका है, आप लोगों को पता ही होगा। तो धीरे धीरे करके जो पिछला कोरोना के बाद से जो लैग चल रहा था हमारे सिलेबस के कंप्लीशन के ऊपर, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशंस हो या कॉलेजेस हो, वो धीरे धीरे करके कैचअप कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इस साल या आखिरी साल होगा जब थोड़ा सा वो लैग होगा, और अगले साल से हम लोग फिर से उसे प्रॉपर कैचअप कर लेंगे। अगेन डिस्क्रिप्शन की कोई कोरोना या और दूसरी वेव नहीं है, तो इसलिए उम्मीद तो यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर से पहले तक आ जाए, सितंबर तक आ जाए। क्योंकि जब आप अपना एडमिशन फॉर्म भरेंगे, मैं एप्लीकेशन फॉर्म अलग होता है, एडमिशन फॉर्म अलग होता है, जब आप लोग डू इट यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अच्छी तरह रिजल्ट
लाकर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे अपना एग्ज़ाम अपना DU-LLB के लिए, तो आपको उस समय भी एक प्रोविज़न मिलता है जिसके अंदर आप अंडरटेकिंग भर सकते हैं और आप अंडरटेकिंग में 1 महीने 1.5 महीने का टाइम मांग सकते हैं, तो आपको एक कंडीशनल डिस्क्रिशन और एडमिशन मिल जाता है। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट सर हमारा शायद लेट आएगा, मुझे तो नहीं लगता कि सितंबर से ज़्यादा लेट किसी भी कॉलेज का रिजल्ट आना चाहिए, और अगर आ भी जाएगा तो आपको एक अंडरटेकिंग देने का मौका वहाँ मिलेगा, उसके बाद आपको अपनी मार्कशीट रिजल्ट जो है वहाँ पे ला के फिर दिखाना पड़ेगा। तो अंडरटेकिंग के थ्रू आप लोग अपना कॉलेज का रिजल्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इन दी सेकेंड हाफ ऑफ दी प्रोसेस, जब आप लोग अपना एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में होंगे DU-LLB के अंदर आने को। अगला क्वेश्चन है एग्ज़ाम कब होंगे। दोस्तों एग्ज़ाम कब होंगे का मैं एग्जैक्टली डेट नहीं बता सकता हूं, बट मेरा अभी तक का अनुमान यही है कि जुलाई एंड और अगस्त की डेट आप लेके चलिए, क्योंकि PG एडमिशन और PhD एडमिशन के लिए वैसे ही अपना CUET का जो डेट है वो 4 जुलाई तक कर दिया गया है। प्लस अगर आप नोट करेंगे तो जो DU-LLB इस समय जो करंट बैचेस चल रहे हैं उनका भी जो अपना इवन सेमेस्टर का जो विंडो है एंड करने का सेमेस्टर को, वो जुलाई एंड ही है और उनके एग्जाम्स अगस्त में होने वाले हैं। तो उनके एग्जाम अगस्त में होने वाले का मतलब क्या है कि वो लोग सितंबर में अपना नया सेमेस्टर यानी ऑड सेमेस्टर शुरू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सेमेस्टर में नया सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर सितंबर में शुरू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चे आएंगे यानी आप लोग जब आएंगे तो आप लोग उनसे 10-15 दिन या फिर 20 दिन ही लेट आएंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सितंबर के एंड तक और अक्टूबर की बिगनिंग तक कॉलेज शुरू कर दिए जाएंगे आपके। तो उसको अगर हम विंडो के हिसाब से ले तो 1 महीना ये कम से कम लेते हैं एग्जामिनेशन होने के बाद, प्रॉपर सारे एवेल्यूशन के बाद पहली अपना कट ऑफ निकालने में। तो आपका एग्ज़ाम अगस्त के अंदर हो जाना चाहिए, तभी जाके वो सितंबर के मिड या सितंबर के बिगिनिंग तक में आपका रिजल्ट निकाल पाएंगे और बाकी प्रोसेस को शुरू कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। जुलाई एंड और अगस्त बिगिनिंग की आप डेट मान के चले। अभी वी आर इन जून, तो यू हैव अ हेल्दी 30-40 डेज टू प्रिपेयर और मन लगा के प्रिपरेशन कीजिए और आपके पास अभी एम्पल टाइम है इसे कंप्लीट करने के लिए। अब अगला एक क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, कैन आई डू इट नाउ। देखा मैंने पूछा था, मैंने एक अपना वीडियो बनाया इसी चैनल पे एंड दैट इज़ हाउ टू गेट 300 मार्क्स इन 45 डेज। मैं सारे स्टूडेंट्स को जो इस चैनल को पिछले 1 हफ्ते में आए हैं इस चैनल पे और मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बात कहना चाहता हूँ, येस यू कैन डू इट इवन नाउ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ है इसकी पढ़ाई और इसके एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, मगर इनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका या इनका जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इसके वाइड सिलेबस और उस वाइड सिलेबस में गुम होने के कारण से लीस्ट प्रिपरेशन के चक्कर में मार खा जाते हैं। मगर अगर आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को देखेंगे जिसमें मैं सिलेबस की बात भी कर रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें मैं एक स्ट्रैटेजी की बात भी कर रहा हूँ, हाउ टू गेट 300 मार्क्स इन 45 डेज। अगर आप उसको देखेंगे तो आप प्रिसीजन के थ्रू प्रिपेयर कर पाएंगे। और मैं स्टिल मान रहा हूँ 9 से 10 घंटा अगर आप डेली देंगे तो आप इस सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाएंगे, DU-LLB में एंट्रेंस के लिए एग्जाम क्रैक भी कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो आज भी इस वीडियो को देख रहा है वो आज से भी यानी आज जून का एंड चल रहा है, वो आज से भी प्रिपरेशन अगर शुरू करना चाहे तो आराम से 30-40 डेज आपके पास पड़े हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन किसी भी हाल में जुलाई एंड अगस्त बिगिनिंग से पहले नहीं होने वाले। तो आप लोग अपना 8 to 9 आवर 9 to 10 आवर्स जितना आप दे सकते हैं 8 से 10 आवर्स के बीच में आप दें, और मैं मानता हूँ कि आप इसे आज भी क्रैक कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे जो मुझको पूछते हैं, जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे को हर प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो है कि सर नोट्स भेज दो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान 3 रजिस्टर्स बनाए थे और उन 3 रजिस्टर से अलग अलग तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था। बहुत बड़ा चैलेंज है उन 3 के PDFs बनाना या उन 3 के फ़ोटोज़ खींच के अलग अलग सेट बनाना। मैं और मेरे एक साथी उस काम पे लगे हुए हैं कि हम उसको कैसे सॉर्ट कर पाएँ और उसको कैसे प्रिपेयर कर पाए। जैसे कभी कोई कहता है कि सर IPC के नोट्स दे दो, तो मैंने एक रजिस्टर में IPC के बारे में लिखा है, तो दूसरे रजिस्टर में थोड़ा और IPC के बारे में लिखा है। अब उसको इकट्ठा करना, उसके PDFs बनाना इज़ वेरी टफ पार्ट। तो उसको थोड़ा सा चैनलाइज करना और उन नोट्स को PDF बनाना इज़ वेरी टफ पार्ट। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए जब आप मेरे से नोट्स मांगते हैं, आपको वो नोट्स भेजना और देना। बट मैं वर्क कर रहा हूँ कि उसको किस तरीके से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाए और प्लस
उसको किस तरीके से अगर हम कल को इन फ्यूचर सर्कुलेट करना चाहें तो सर्कुलेट किया जा सके। मगर तब तक आप मुझे ईमेल पे क्वेरी लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कोई नोट्स का ऐसा पार्ट है जो बहुत छोटा है और स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर है तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं वो स्पेसिफिक टॉपिक भेज दूंगा। मगर जब आप कहते हैं सर आईपीसी के नोट्स भेज दीजिए तो वो बहुत ही टफ है, क्योंकि आईपीसी बहुत वाइड है और मैं उसके पीडीएफ्स और ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अभी तक उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ। बट कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक कर पाएँ और अगले साल से हम लोग इसमें भी कुछ मूवमेंट और रेनियंसा ला के आप लोगों को रिजल्ट दे पाए। उसके बाद जो अगला एक सवाल है कि सर हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू, तो आप लोग मुझको asksaurabh0109@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। मेरे पास बहुत बच्चों के मेल आते भी हैं, कुछ पेंडिंग भी हैं, रिप्लाई करने में समय भी लगता है, बट स्टिल आई ट्राई टू मैच मोस्ट ऑफ देम एंड आई ट्राई टू गेट टू रिप्लाई मोस्ट ऑफ देम। तो वो बाकी कॉन्टैक्ट आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 60 to 70% कमेंट्स का मैं अपने वीडियोस पे रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक रिप्लाई, एक कमेंट के थ्रू अपने सवालों का जवाब पा पाएँ। तो दोस्तों अगला है ऑनलाइन क्लासेस को लेके। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस मैंने इस साल से स्टार्ट करी हैं और इस बार मैं सिर्फ 10 बच्चों के एक बैच को पढ़ा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी जिनका मेल आया हुआ है मेरे पास टू रिक्वेस्ट कि सर क्या हम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बट ड्यू टू माय पर्सनल थिंग्स और ड्यू टू माय पर्सनल आई कैन से माई पर्सनल फीलिंग, मैं सिर्फ 10 बच्चों को इस बार पढ़ाना चाहता हूँ। एंड दोज 10 आई हैव नॉट बीन सिलेक्टेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, दोज 10 हैव बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ लॉट ऑफ कंपाइलेशन, वेदर देयर फैमिली बैकग्राउंड्स, वेदर देयर previous education history, and I have also considered the fact कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से मैं बच्चों को ले पाऊँ जो दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चों को 10 बच्चों को सेलेक्ट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर से आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इंक्रीज द बैच, बट इस ईयर आई एम गोइंग थ्रू ओनली दोज ऑफ 10 स्टूडेंट्स और आई होप कि वो 10 का हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में। बाकी जितने भी बच्चे जो इस बार बैचेस में नहीं आ पाए या जिनको मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल। इसके अंदर भी मैं बहुत अच्छा मटेरियल और बहुत सारी कंटेंट पोस्ट करता रहता हूं जो आपको आपके एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगला है सर इंग्लिश क्या हम लोग क्या करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश को लेके बहुत सारे बच्चे मेरे को सवाल पूछते रहते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ज़रूरत यह है कि 2017 से पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न था जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, उस पैटर्न के अंदर इंग्लिश के बहुत क्वेश्चन आते थे, मगर उसमें भी जो क्वेश्चंस आते थे वो ज़्यादातर वर्ड के साइनोनियम्स होते थे। वर्ड के अंदर कोई भी एक मिस्टेक डाल दी जाती थी जिसे हम लोग अपने स्कूल डेज में एडिट द पैसेज कहते थे, ऐसे होते थे। और मतलब कुछ साइनोनियम फ्रेज और मीनिंग और उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते थे, या फिर आपको एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को सिलेक्ट करने को बोला जाता था कि इसमें एक वर्ड दे दिया जाता है, इसमें एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है। तो ये जो 2017 के पहले का पैटर्न था उसमें ज़्यादा होता था, बट 2017 के बाद के आप जितने भी एग्जाम्स उठा लें, इंग्लिश के 2 से ज़्यादा क्वेश्चन या फिर 3 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आए। लास्ट ईयर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें दे हैव गिवन वर्ड लाइक काजोल, तो काजोल किसका साइनोनियम है, ऐसे करके। तो मेरा ये मानना है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना होइए, क्योंकि वैसे भी आपको अगर वो कोई साइनोनियम वाला वर्ड दे देंगे वो आपके लिए ढूंढना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि 2021 में आया था कि काजोल का मतलब क्या होता है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें तो बहुत ही कम लोग काजोल के बारे में बता पाएंगे। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत करिए। अगर आपके पास टाइम है, आप पिछले 4-5 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, ऐसे आप इनिशियल इंग्लिश के कंसेप्ट को कर लीजिए और कुछ साइनोनिम वर्ड्स जो हैं वो ट्राई आप कर सकते हैं। बट अगेन इंग्लिश इज लाइक अ सी, आप उसमें से क्या पढ़ें क्या छोड़ें इज़ वेरी टफ। तो इसलिए मैं कहूँगा ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत होइए इंग्लिश को लेके। आप लोग अपना जो प्रिपेयर कर रहे हैं लीगल जीके, अपना करंट अफेयर्स, अपना आईपीसी, इन पे आप लोग अपना मेन सारा फोकस रखिए, ठीक है। और मैंने अपना जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिलेबस की बात करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने पिछले एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन रहे थे, उन्हीं बेसिस पे अपना सिलेबस डिज़ाइन किया है। तो आप अगर उसको देखेंगे तो देन यू विल एबल टू फाइंड आउट कि क्वेश्चंस अलग अलग कंसेप्ट से कैसे आते हैं। तो आप अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से चैनलाइज करिए रादर देन गोइंग फॉर समथिंग एल्स।
तो ये मेरे को बहुत सवाल आते हैं इंग्लिश के और मैं जवाब दे भी नहीं पाता हूँ, बट मेरे मन में यही आता है कि बच्चे इंग्लिश की इतनी टेंशन ले क्यों रहे हैं जबकि इंग्लिश से कुछ भी नहीं आने वाला। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए। उसके बाद बच्चे मैथ्स के बारे में भी सेम सवाल पूछते हैं। मैथ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स भी हार्डकोर नहीं आता। पहले ही जब क्वेश्चंस पैटर्न था 2017 का, उससे पहले प्रोबेबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज ऐसे क्वेश्चन आते थे। अपना बाइनरी इक्वेशंस आती थी, देन स्क्वायर रूट्स आते थे। तो ये सब क्वेश्चंस तब आते थे। अब ये क्वेश्चंस की संख्या भी बहुत कम हो गई। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके एप्टीट्यूड में से, जिसमें बहुत सेकेंडरी सीक्वेंसेस, सीरीज, सिटिंग पैटर्न्स और आप लोग कहें तो रिलेशनशिप्स, डायरेक्शंस, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए मैथ्स में भी ज़्यादा स्ट्रेस और मत करिए। बट अगर फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ मैथ्स करके जाऊं, तो मेरे हिसाब से परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटीज़, आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एक सीक्वेंसेस कर सकते हैं, रेशियोज कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। और मैथ्स भी इंग्लिश की तरह सेम है, इतना बड़ा समंदर है, क्या छोड़ें क्या करें, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों अगला सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं विच सेंटर इज द बेटर सेंटर आउट ऑफ ऑल 3 सेंटर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 सेंटर्स हैं, CLC, LC1 और LC2। और इसमें से कौन सा सेंटर बेस्ट है, ये हमेशा बच्चे बोलते हैं। और इस पे मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली एक जवाब देना चाहता हूँ कि दोस्तों पहले होता था जब CLC यूज्ड टू रूल, CLC सबसे बेस्ट सेंटर होता था सारे सेंटरों में से, क्योंकि जो LC1 था वो इवनिंग कॉलेज होता था और वो साउथ कैंपस में होता था। और दूसरा जो लॉ सेंटर होता था जो यूनिवर्सिटी में होता था, वो CLC के मुकाबले कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि CLC की एक हिस्ट्री है और 1924 में CLC 100 ईयर्स का होने जा रहा है। इसलिए अभी भी आप कहें तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस जो हैं, सिटिंग जजेस CLC के एलुमनाइज हैं, प्लस पूरे भारत में हाई कोर्ट में कम से कम 45 से 50 जजेस जो हैं वो CLC से पास आउट हैं। इतने हाई लेवल पे बैठे हुए अटॉर्नीज, काउंसिल्स CLC से पास होने। तो CLC की एक लेगेसी है, 100 साल उसको 1924 में वो बना था, 2024 में उसे होने वाले हैं। तो ऑफकोर्स CLC को एक यहाँ पे पैराडाइम मिल जाता है, बाकी सेंटर्स के ऊपर एक पैराडाइम एडवांटेज हो जाता है उसको। बट मैं अगर आपको बोलूँ कि अभी करंटली ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, आप अपनी चॉइस के बेसिस पे इन तीनों सेंटर से कोई सेंटर चूज कर सकते हैं। LC1 एक इवनिंग सेंटर है जो कि 2 से 7 के बीच में रन करता है। तो आप अगर शाम को कॉलेज आना चाहते हैं, दोपहर के बाद आप सुबह कुछ फैमिली आपके कंपल्शंस हैं, कुछ हैं, तो आप 2 से 7 LC1 ऑप्ट कर सकते हैं। आप LC2 ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को सही टाइम में पढ़ना है, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बिल्कुल आपको टाइम फ्रेम में पढ़ना है। जो LC1 में ज़्यादातर बच्चे टाइम की वजह से एडमिशन लेते हैं, क्योंकि LC1 का जो टाइम टेबल है वो बहुत ही अच्छा है, वो 8 से 2 बजे के बीच में होता है। प्लस LC1 और LC2 यूनिवर्सिटी के नए लॉ सेंटर्स वाली बिल्डिंग उमंग भवन में है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर CLC के मुकाबले बहुत बेटर है, क्योंकि CLC अभी भी अपनी पुरानी बिल्डिंग से ऑपरेट कर रहा है जो उसकी हेरिटेज बिल्डिंग है। तो इसलिए LC1 LC2 का जो एक तरीके के सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे उसको एडवांटेज दे देता है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए मैटर करता है, आपके लिए टाइम मैटर करती है, LC1 LC2 विल बी गुड ऑप्शंस। बट अगर आप लेगेसी में बिलीव करते हैं, इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं, देन CLC इज द ऑप्शन। ज़्यादातर बच्चे CLC इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि CLC की एक लेगेसी है, एक उसकी हिस्ट्री है। बट अगर मैं बात करूँ फैकल्टी के बारे में, तो आफ्टर दी चेंज ऑफ रूल्स अब जो फैकल्टी है वो तीनों सेंटर्स में रोटेट होती है। यानी CLC में जो डॉक्टरेट और जो रिटायर्ड टीचर्स, रिटायर्ड जजेस जो टीचर बन गए हैं, रिटायर्ड लॉयर्स जो टीचर बन गए हैं वो पढ़ाते हैं, तो LC1 LC2 में वो अगले साल पढ़ाते हैं। तो ये रोटेशनल पॉलिसी जो टीचर्स और फैकल्टी की है वहाँ पे, इस वजह से सब सेंटर्स को अच्छे टीचिंग स्टाफ मिल जाता है। बट पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जो लॉ सेंटर 1 था वो साउथ कैंपस में था, वो अलग था। जो इधर LC2 था उसके इतना वैल्यू एडवांटेज नहीं होता था, CLC रूल करता था। बट अब क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर LC1 LC2 को दे दिया गया है, प्लस रोटेशन ऑफ फैकल्टी हो रही है, इसलिए तीनों सेंटर्स अब एकदम कॉमन ग्राउंड पे हैं। बस लेगेसी और हेरिटेज की बात करें तो CLC होल्ड्स एन अपर ग्राउंड, बट उसके अलावा और भी कोई अपर ग्राउंड CLC LC1 LC2 के बीच में मैं पर्सनल बेसिस पे आपको बताऊं तो कुछ भी नहीं है।
प्लस आपको तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप टाइम फ्रेम के अंदर अगर करना चाहते हैं सुबह 8 से 2 और आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहते हैं तो आप लोग LC2 को सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आपको एक अच्छा कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मिल जाएगा, प्लस आपका टाइम टेबल 8 से 2 में खत्म हो जाएगा, क्योंकि CLC का टाइम टेबल सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है, यानी आपके जो लेक्चर्स हैं वो बीच में किसी भी टाइम हो सकते हैं। प्लस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग में वो लोग आज भी पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन CLC, LC1 एंड LC2। और आप लोग इसके एवेल्यूशन के बेसिस पे अपनी चॉइसेस जब आप एग्जाम क्लियर करें तो आप कर सकते हैं। दोस्तों अगला है लीगल एप्टीट्यूड। सर होता क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने लीगल एप्टीट्यूड पे 250 क्वेश्चंस का एक वीडियो डाल दिया है। लीगल एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एप्टीट्यूड के मतलब दिमाग के, इंटेलिजेंस के, नॉलेज वाले जो क्वेश्चन लॉ लीगल फील्ड से लिए जाते हैं उसे लीगल एप्टीट्यूड कहते हैं। दैट इज इट। अब आप उसको स्पेसिफिकली IPC बोले तो फिर वो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर IPC का क्वेश्चन पूछ लेंगे। आप लीगल एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यही लीगल एप्टीट्यूड है, नथिंग मच। आप लोग हमेशा पूछ रहे हैं सर लीगल एप्टीट्यूड क्या होता है, लीगल एप्टीट्यूड क्या होता है। कोई और आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, वो सिर्फ नॉलेज ऑफ योर लीगल बेस इज नोन एज लीगल एप्टीट्यूड। करंट अफेयर्स कहाँ से करें? करंट अफेयर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, 250 उसके अंदर मैंने 100 करंट अफेयर्स डाले थे। प्लस मैं कई बार अपने करंट अफेयर्स, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स की वीडियो भी बना चुका हूँ, वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको मैक्सिमम आपके सवालों के जवाब मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। स्टिल करंट अफेयर्स कैसे करें अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं फिर से बोलता हूँ, मैं मंथली करंट अफेयर्स में बिलीव करता हूँ। आप लोग हर दिन करंट अफेयर्स को करना बहुत टफ होता है। अब मंथ के एंड में, इस मंथ में क्या क्या करंट अफेयर्स हुए हैं आप उसको लिख लीजिए, उसमें से शॉर्टलिस्ट कर लीजिए अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम के बेसिस पे। दोस्तों हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा टफ करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते, बहुत ही अच्छे जो आसपास इश्यूज चल रहे हैं उसमें से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं एक बात कर रहा था, एलन मस्क ने जब उस समय अपना जो सैटेलाइट था, नॉट एक्चुअली सैटेलाइट, अपना जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था वो जब उसने लॉन्च करा तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि, सबने सोचा कि वो पूछेंगे कि उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का मालिक कौन है, टेस्ला, एलन मस्क, सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करके चले गए। तो उन लोगों ने पूछ लिया कि जो उसका मैन कैरिंग जो स्पेस शटल था जो एलन मस्क ने बनाया है, जो उनकी कंपनी ने बनाया है स्पेसएक्स ने, वो क्या उसका नाम है। तो ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन, बट जो इशू होते हैं वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छे इश्यूज होते हैं। UPSC SSC की तरह एकदम से कोने में घुसा हुआ कोई इशू, हिंदू के अखबार के इतने छोटे से आर्टिकल में कुछ करंट अफेयर आया हो, ऐसा वो नहीं पूछते हैं। वो फ्रंट पेज के फ्रंट हेडलाइन से रिलेटेड ही करंट अफेयर पूछेंगे, बट उस करंट अफेयर के अंदर छोटे से कोने में छुपा हुआ एक सवाल पूछेंगे। तो इसलिए आप लोगों को जब करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इश्यूज तो हॉट टॉपिक ही लेने हैं, मतलब बहुत ही एमिनेंट क्वेश्चंस ही लेने हैं, मगर उसको डीपली प्रिपेयर करना है। आप फर्क समझिए, UPSC SSC में हिंदू का पूरा अखबार है, उसके अंदर एक छोटा सा आर्टिकल कोई लिखा होगा, वो उसका क्वेश्चन पूछ लेंगे। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो जो हिंदू का पूरा अखबार है ना, उसकी हेडलाइन क्या है, वो उसी का क्वेश्चन पूछेंगे। मगर उस क्वेश्चन का, जो उस इशू का क्वेश्चन वो पूछेंगे, वो एकदम डेप्थ वाला होगा, एकदम कुछ कोने में ढूंढा हुआ सा कुछ छोटा सा पॉइंट होगा। तो इसलिए आप हॉट टॉपिक्स ही पढ़े और मगर उसको डेप्थ में पढ़ें, ताकि अगर इन डिटेल भी आपसे कुछ पूछ ले, जैसे कि नोबेल प्राइज मिला था हमारे अभिजीत बैनर्जी को, उनकी वाइफ हेनरी डफलो को, तो सबको पता था अभिजीत बैनर्जी को वो प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज, और सबको पता था कि उनकी वाइफ भी हेनरी डफलो है, क्योंकि वो बहुत फेमस हो रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ को मिला था। मगर किसी बंदे ने भी ध्यान नहीं दिया कि उनके साथ थर्ड बंदा कौन था जिसको मिला था। ठीक है, टॉपिक हॉट ही था, ठीक है, एकदम करंट उसमें था। मगर जो क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी 2020 के 1 के पेपर में, 2020 के पेपर में वो पूछा गया कि वो तीसरा बंदा कौन था, तो वो एक डेप्थ का क्वेश्चन था। तो इसलिए आप टॉपिक हॉट ही पकड़े, मगर डेप्थ का उसको प्रिपरेशन करके जाएं। इसलिए करंट अफेयर्स जब आप मंथली करें तो आप हॉट टॉपिक्स ले लें और उनको फिर थोड़ा डेप्थ में पढ़ के जाएं। यही करंट अफेयर्स का पीछे का जिंक है, 2 वीडियोस में बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप उसको भी जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब अगला है, सर फीस कितनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ करने की? दोस्तों आप 6,000 रुपये के अंदर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकते हैं। पहले सेमेस्टर में 3600-3200 के आसपास फीस होती है, दूसरे सेमेस्टर में 1200-1000 रुपये आपको कुछ देने पड़ते हैं। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ 5000, कुछ 6000 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ छोटे मोटे अगर एक्सपेंडिचर्स आपको करने हो, कुछ छोटा मोटा कुछ खर्चा और आ जाए यूनिवर्सिटी का इनकमिंग फ्यूचर, तो आप
उसके तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 6000 के अंदर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकते हैं फॉर अ ईयर। तो ईजी है। हॉस्टल का सवाल कि सर हॉस्टल के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बता दूं पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हॉस्टल्स में कुछ भी अभी नया बच्चों को नहीं लिया गया है। इस साल 3rd ईयर के बच्चों को प्रेफरेंस दी गई है और कुछ 2nd ईयर के बच्चों को लिया गया है। जब 3rd ईयर और 2nd ईयर में बच्चों को लिया गया है तब तो उनके बहुत हाई मार्क्स देखे गए हैं और बहुत ही हाई परसेंटाइल्स उनके मांगे गए हैं उनके एडमिशन के लिए, विच वुड बी समथिंग अराउंड 70% एंड अबव, 65% एंड अबव। और नए बच्चे जो आते हैं उनको टॉप 100 रैंक में कम से कम आना ज़रूरी है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉस्टल्स अलॉट किए जाते हैं। अभी मैं आपको बोलूं कि आप लोगों को हॉस्टल कैसे मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैं यही बोलूँगा आप टॉप 100 कम से कम टारगेट लेके चलिए। मेरे हिसाब से तो आपको टॉप 100 में किसी भी रूप में आना चाहिए अगर आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 100, इट्स नॉट रैंक, इट्स अबाउट द सीरियल नंबर, क्योंकि रैंक बच्चे टॉप 100 350-400 तक भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक रैंक पे होते हैं। इसलिए टॉप 100 सीरियल नंबर आप लोगों को लाना है इफ यू वांट टू गेट इन अ हॉस्टल, ठीक है। मॉक टेस्ट कहाँ से करें? मॉक टेस्ट के लिए मैं 2 बुक्स और बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से वो बाय कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है कहाँ से और लें, मेरे चैनल पे 10 मॉक टेस्ट आ चुके हैं ऑनलाइन। बहुत सारे चैनल हैं जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आपको पहला मॉक टेस्ट फ्री करने देते हैं। ऐसे कम से कम 10-15 साइटें हैं, 10-15 साइटें आप रजिस्टर कर लीजिए और पहला मॉक टेस्ट फ्री में कर लीजिए। अच्छा लगे तो उसके आप मॉक टेस्ट बाय भी कर सकते हैं। बाकी बुक है, बुक में आप मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं, मैंने नीचे दोनों बुक के लिंक दे दिया आपको। अच्छा, कट ऑफ सेफ मार्क्स को आप क्या मान के चल रहे हैं? देखिए, आज से पहले तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में 230 मार्क्स सेफ था। लास्ट कट ऑफ के बाद सेफ मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो 240 माना गया है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बार 250 लेके चल रहे हैं कि हमें 250 सेफ मार्क्स लेके चलना चाहिए, बट अगेन दैट बिलोंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनेशन की वो कैसा आया है, ठीक है। 250 अगर जनरल कैटेगरी के लिए है तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप लेके चलिए 220 हो गया, ओबीसी के लिए आप लेके चलिए 200 हो गया, ठीक है, अराउंड 200। उसके बाद आप एससी और एसटी के लिए लेके चलिए तो 160-140 के आसपास आपको लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना कट ऑफ रेंज ले लीजिए और आप उस हिसाब से टारगेट करके आप लोग चलिए। हिंदी मीडियम, हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि क्या हिंदी मीडियम, मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हिंदी में नहीं होता, वो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। बट येस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ जब आप करने आएंगे तो आप हिंदी में अपने आंसर्स लिख सकते हैं, प्लस आपके क्वेश्चंस भी जो सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं वो हिंदी में आते हैं। तो आप एंट्रेंस एक बार पार कर लीजिए, उसके बाद आप हिंदी में एग्जाम भी लिख सकते हैं और हिंदी में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं। उसके बाद अगेन द क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक एंड टाइम। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऑफ मॉक्स एंड टाइम मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सर मॉक टेस्ट जब हम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या चीज़ को देखें। मैं आपको बात एक आज क्लियर करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने मॉक टेस्ट की वीडियो बनाई जिसमें से मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट को हटा दिया था, क्योंकि मेरे को 2-3 बच्चों ने स्पेसिफिकली बोला था कि सर आप बोलते हैं वीडियो ही एक घंटा सवा घंटे का बन जाता है, फिर हम रोक के देखते हैं 3-3.5 घंटे में हमारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो इसका क्या तुक बना है। आप कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप आंसर्स को एंड में ला दीजिए करिए ताकि हम लोग अपना टाइम चेक कर पाएँ। मार्क माई वर्ड्स, ढंग से सुन लीजिए, मॉक टेस्ट के अंदर टाइम का चेक करने का कंसेप्ट मत रखिए, कोई फ़ायदा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर 2 घंटे मोर देन इनफ टाइम है। आपको याद रखना चाहिए इन्हीं 2 घंटे में पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 200 क्वेश्चन किए जाते थे। समझ के देखिए आप, इन्हीं 2 घंटे में पहले 200 क्वेश्चन किए जाते थे और अब आपको 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है। 2 घंटे बहुत ही ज़्यादा टाइम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ के एंट्रेंस के लिए, तो आप टाइम की टेंशन करिए ही मत, आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली है टाइम की। मैंने 2 घंटे के हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को 1 घंटा 10 मिनट में कर लिया, 50 मिनट तक सिर्फ 50 मिनट तक पूरे क्वेश्चन पेपर को 2 बार रिवाइज कर लिया। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने 45 मिनट्स 50 मिनट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट जो था वो खत्म कर दिया। टाइम की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आप क्वेश्चंस को करने के साथ साथ उनमें आपको किस में दिक्कत है उन क्वेश्चंस को मार्क करके साइड में लिखें, जो आंसर आपको नहीं पता तो उसको समझ भी लें, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट का जो मेन प्रोविजन और जो मेन मकसद है वो है आपको आपका कंसेप्ट को रिवाइज कराना, आपका रिवीजन को एक चाल देना, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे मिस हो रहे हैं उस तरफ आपका ध्यान ले जाना, आपका एवेल्युएशन कराना कि किस प्रकार से हम इस समय कहाँ पे खड़े हैं।
टाइम से उसका कुछ भी कंसेप्चुअल लेना देना नहीं है, इसलिए आप टाइम को मॉक टेस्ट में ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। आप उससे सीखने का जितना कोशिश करिएगा उतना बेटर है। टाइम आपका बहुत है, 2 घंटे का पेपर आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ के एंट्रेंस टेस्ट को, इसलिए डोंट पैनिक अबाउट इट। आप लिख के जाइए, आप पक्का 2 घंटे से आधा पौना घंटा पहले ही अपना पेपर खत्म करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉर मोर वीडियोस, आस्किंग फॉर मोर वीडियोस। ऑफ कोर्स मैं बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में अब वीडियोस पोस्ट भी कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करूँ, और मॉक टेस्ट का सवाल हो या किसी भी चीज़ का सवाल हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को लाके इस चैनल पे देने वाला हूँ। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मैं कई बार नोट करता हूँ बच्चे मेरे से कमेंट में बोल रहे हैं सर 2020 का क्वेश्चन पेपर डाल दीजिए, सर आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वेश्चन। अरे आप पहले एक बार वीडियो प्लेलिस्ट को चेक करिए, ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगले 1 साल में मेरा लक्ष्य है कि मैं सारे टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो आईपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो कितने भी टॉपिक्स हो, मैं सारी वीडियोस को बना के चैनल पे एक क्लस्टर बना दूं, ताकि कल को कोई भी बंदा जो प्रिपेयर करने आए वो अपने आप उन वीडियोस को उन जगह से निकाल के उस पर पढ़कर एक अच्छा एग्जाम दे पाए। मगर अभी भी इस चैनल पे इतनी इनफ वीडियोस हैं कि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देने में और आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट ऑफ करने में मदद कर देगी। आप लोग समय निकाल के रिसर्च करके जरा प्लेलिस्ट और वीडियोस को चेक करा करिए। सो दोस्तों, ये कुछ सवाल थे जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को इसके जवाब दूं, और उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया हो। सो दोस्तों, विद दिस सौरभ खरवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। और स्टिल कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो डोंट हेजिटेट, कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई देम पर्सनली। दोस्तों, शबा खैर, टेक केयर एंड बाय बाय।